हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम आज उस महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो आज इस बार आपके पेपर, जो बोर्ड का पेपर होगा, उस बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ तक कि अगर उससे पहले प्री बोर्ड और बोर्ड मिड टर्म का पेपर होगा, उसमें भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि जब 2026 का आपका फाइनल बोर्ड का पेपर कंप्लीट हुआ है दोस्तों, तो वहां पर इतिहास के पहले बुक अर्थात फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जो है राजा, किसान और नगर, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। पूछे गए हैं जरूर इस चैप्टर से, इस पूरे बुक से, तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा से टोटल 2 क्वेश्चन, यानी अलग अलग सेटों में 2 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के दोस्तों 2 एक अथवा पूछा गया है, तो टोटल हड़प्पा से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए नजरों से, पूरी तरह से सूक्ष्म दृष्टिकोण से, तो राजा, किसान और नगर से एक भी क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं थी इस बार, और नहीं पूछा है तो इस बार के बोर्ड के एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाए। और जब इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो हम जब ये राजा, किसान और नगर की जब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो निश्चित तौर में शुरुआत इसकी कहां से होती है दोस्तों? महाजनपद से होती है। अर्थात 600 BC से हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और 600 AD तक जाते हैं। अर्थात कहा जाए तो टोटल ये चैप्टर जो होता है, ये लगभग 1200 साल का इतिहास होता है। और इस 1200 साल के इतिहास को हम बड़ी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये 1200 साल में हम पहुंच जाते हैं। और इस 1200 साल के लंबे इतिहास में कई सारे चीजों की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। इसी चैप्टर को दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में इसे बताया, तो कुछ ज्यादा चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इंट्रो दिया है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट जरूर आपको बताया है। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं और इंटरेस्ट के साथ ही साथ अगर आप को अच्छे नंबर लाने की संभावना है कि मैं बहुत बेहतर नंबर ला सकता हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपके साथ साथ इतना मेहनत करेंगे कि आप जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा हम आपके लिए बेहतर चीजें लेकर के आएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसके पहले वीडियो में, जो इंट्रो वीडियो है, उस इंट्रोडक्शन में हमने उसमें समझाने का प्रयास किया है कि ये बताने का प्रयास कि क्या 600 से इतिहास शुरू हुआ और उधर हमारा लगभग 1900 के बाद हड़प्पा का पतन शुरू हो गया, तो क्या ये 1900 और 600 के बीच का कोई इतिहास नहीं था? निश्चित तौर पे इतिहास था। और उस इतिहास को हम किस नाम से जानते थे? वैदिक काल के नाम से जानते थे। किस काल के नाम से जानते थे दोस्तों? वैदिक काल के नाम से जानते थे, जो लगभग 1500 से लेकर के 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच के राजनीतिक इतिहास को बताने का काम करता है। और इस ऐसा नहीं था कि केवल उस दौरान राजनीतिक इतिहास ही डेवलप हुई थी, आर्थिक इतिहास, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक भी डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन उसका ज्यादा विस्तार हमें देखने को तब मिलता है जब 16 महाजनपद का उदय होता है और वहां से आरंभिक राज्यों का उदय और फिर अर्थव्यवस्था की बात चलने लगती है। और तब हम 600 से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तब हम यहाँ पर महाजनपद, और उस महाजनपद में कितना 16 महाजनपद की चर्चा करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम महाजनपद 16 जब आपस में मिल जाते हैं तो हम साम्राज्य की बात करते हैं। और इसी साम्राज्य में दोस्तों पहला साम्राज्य हम मौर्य पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मौर्योत्तर पढ़ते हैं, जिसमें हम कुछ देसी और कुछ विदेशी साम्राज्यों की भी बात करते हैं। और फिर मौर्योत्तर के बाद हम लोग गुप्त काल की शुरुआत यहाँ करते हैं, जहां पर चंद्रगुप्त प्रथम हो या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त जी ने पहली बार भूमि अनुदान करने का इतिहास बनाती है। इन सारी चीजों को साम्राज्य के तौर पे हम समझने की इसमें कोशिश करते हैं, तभी हमारा इतिहास ये 600 से लेकर के और 600 AD के बीच में पहुंच जाता है। तो दोस्तों मैंने एक सिंपल सा इसे पहले समझाने का प्रयास किया था और सिंपल सी बातों को बताया था कि कैसे आया था। पहला वीडियो मेरी 30 मिनट की है, आप उसे बहुत जरूर देखिएगा। उसमें बहुत बेहतर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, यानी इंट्रो क्लास हमने दिया है। उसके बाद दोस्तों अब आता है इसमें दूसरा, जहां पर यह जानना जरूरी है
कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो फिर ये चैप्टर की जानकारी हमें प्राप्त कैसे होती है, अर्थात ये कहे कि जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। और ये स्रोत 3 नंबर में निश्चित तौर पर आता है। या तो पूरे 600 से लेकर के 600 के बीच का इतिहास पूछे, या खास करके मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या हैं ये पूछे दोस्तों, निश्चित तौर पे आपका यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मिड टर्म प्री बोर्ड में जरूर आने की संभावना रहेगी और आप इसे देखेंगे। तो दोस्तों इसमें कहता है कि जब हम इंट्रो कर लेते हैं तो इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए क्या करते हैं, यानी पूरे इतिहास के आकलन यानी जानकारी के लिए अभिलेख, ग्रंथ, सिक्का तथा चित्रों की जानकारी से प्राप्त करते हैं। अब इसी चीज को दोस्तों हम पूरे इन 4 चीजों को 3 हिस्सों में 2 हिस्सों में बांट करके हम समझते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं। यानी दोस्तों ये पहले समझिएगा, जानकारी, इतिहास की जानकारी का स्रोत, इतिहास के जानकारी का स्रोत। अब जब हम इतिहास की जानकारी के यहाँ स्रोत प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, और इसी हम इतिहास की बात कर रहे हैं 600 से लेकर 600 के एडी के बीच में दोस्तों। अगर आएगा तो ऐसे लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम 2 प्रकार के स्रोतों की चर्चा करते हैं। एक स्रोत जो हमारा यहाँ पर होता है इसे हम पूरा तात्विक कहते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य। एक दोस्तों हमारा होता है ये पूरा तात्विक साक्ष्य। इसी को हम कभी कभी भौतिक साक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक साक्ष्य के नाम से भी जानते हैं, यानी भौतिक अवशेष भी कह देते हैं। और दूसरा एक जो होता है दोस्तों इतिहास की जानकारी के लिए, उसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। जब हम दोस्तों यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं तो इस दूसरे प्रमाण में हमें और भी 2 तरह के प्रमाण मिल जाते हैं, 2 तरह के साक्ष्य हमको उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें से एक साक्ष्य जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? धार्मिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? धार्मिक साक्ष्य, यानी किताबों में ही वो धर्म से जुड़ा होता है। और एक को दोस्तों अधार्मिक कहते हैं, अधार्मिक कहते हैं, अधार्मिक साक्ष्य। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो इसे कई भागों में हम तोड़ करके समझा सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन आप क्लास 12 के इतिहास के विद्यार्थी हैं और हमें 12 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ानी है, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसको लेके जाने का प्रयास नहीं करूंगा, बस आसान तरीके में समझाने का प्रयास करूंगा। अब अधार्मिक किताबों में साक्ष्यों में दोस्तों इस समय की जानकारी के लिए हमें 2-3 किताबों की जानकारी हमें रखनी पड़ती है, जिसमें से हमें आगे बढ़ता है और जानकारी मिलती है। इसमें से दोस्तों एक तो किताब है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका एक किताब है जिसको मेगास्थनीज नामक व्यक्ति ने लिखा था। मेगास्थनीज नामक व्यक्ति ने लिखा था। जो ये मेगास्थनीज जो था यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसी के दरबार में रहते हुए एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। और इससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो मौर्य साम्राज्य के समय के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है, प्रशासन की जानकारी हमें देता है। तो पहली बात क्लियर हो गई, एक अधार्मिक किताबों में। दूसरा एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो इसी समय लिखा गया था। अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो बहुत बड़े विद्वान थे, इन्हीं चाणक्य को हम
तीन नामों से दोस्तों जानते हैं। बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं एकदम, जो आपके लिए क्लास 12 में जो आप पहली बार इतिहास पढ़ने आ रहे हैं, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। चाणक्य, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम और भी है, कौटिल्य के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। कुछ लोग इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो चाणक्य को तीन नाम से जाना जाता है, जिसने किताब अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसमें राजनीति और प्रशासन की हमें जानकारी मिलती है। राजनीतिक प्लस प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है, और ये हमें कम से कम विशेष करके मौर्य साम्राज्य और उसके आगे और पीछे की कहानियों को पता करके हमें बताता है। तो एक तरह से देखा जाए तो साहित्यिक में एक साक्ष्य ये हो गया जो यहाँ से जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा देखा जाए दोस्तों धार्मिक क्षेत्र में, तो यहाँ पर महाभारत है। महाभारत से भी हमें जानकारियां प्राप्त मिलती हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से हमें प्राप्त चलता है इस समय। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ हैं, इससे भी हमें कुछ पता चलता है। किताब अंगुत्तर निकाय एक किताब था, जिससे हमें 16 महाजनपद की जानकारियों का पता चलता है। तो महाभारत हो, जैन ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो, या दक्षिण में संगम साहित्य हो, संगम साहित्य, इन सब से हमें इस कालखंड की जानकारी साहित्यिक तौर पे दोस्तों प्राप्त होती है, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। एक एक चीजें आप चाहें तो बना सकते हैं और डायग्राम ऐसे करके लिखेंगे। दूसरा दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य भौतिक में, इसमें हमें कई चीजों की जानकारी, सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर अभिलेख प्राप्त होता है, जिस अभिलेख से हमें खास करके अशोक के बारे में जानकारियां या मौर्य साम्राज्य का पता चलता है, जो एक पुरातात्विक साक्ष्य है, अभिलेख। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है सिक्का जो एक ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य है, जिस सिक्के से हमें कुषाण साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, कुषाण वंश की प्राप्त की जानकारी होती है। और अभिलेखों से किसकी जानकारी होती है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। हमें तो इसी से आगे निकल जाना है, मौर्य साम्राज्य। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन नाम के एक व्यक्ति थे, उनके भी प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिक्का, ठीक है, कुषाण वंश। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ चित्र होते हैं, उन चित्रों से भी हमें जानकारियां प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे चित्र बने हुए मिले हैं। इसके अलावा चौथा जो है दोस्तों, चित्र के अलावा जो हमें यहाँ से जानकारी दे करके जाता है, वो है मूर्ति कला। यानी यहाँ पे मूर्तियां भी बनी थी, और उन मूर्तियों से भी हमें बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस मूर्ति कला में दीदारगंज की एक मूर्ति है पटना में, वो भी, इससे भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अभिलेख यानी मौर्य काल की बात करता है, सिक्का यानी कुषाण वंश की बात करता है, चित्र और मूर्ति कला यानी मूर्ति कला का ही है, और मंदिर का भी प्रमाण यहाँ पर हमें मिलता है, मंदिर से भी। तो इन सब चीजों से हमें गुप्त काल के बारे में पता चल जाता है, गुप्त काल के बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका गुप्त काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, प्रयाग प्रशस्ति। उनके भी हरिसेन, और हरिसेन के लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें जानकारियां मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में दोस्तों क्या था, गुप्त काल में एक व्यक्ति थे हरिसेन के एक अभिलेख है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, और इसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। इससे भी हमें यहाँ की जानकारियां
मिलती हैं। तो अगर देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने अभिलेख, सिक्का, सिक्के, फिर चित्र, मूर्ति कला और मंदिर की बात कही। और साहित्यिक में ये दो चीजें हमें जानकारियां प्राप्त दे करके चला जाता है। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है अभिलेख की, जो अशोक ने इसे लिखा था। तो सबसे पहले हमें जानकारी के स्रोत में एक हम किसकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा अभिलेखों की। जानकारी के पूरा तात्विक स्रोत, जानकारी के पूरा तात्विक स्रोत के रूप में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब जानकारी के पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम सबसे पहले दोस्तों थोड़ा अभिलेख के बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख वो होते हैं जो पत्थरों पे, दीवारों पे, भित्ति पर, इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं लेख के माध्यम से जो लिख करके संदेश छोड़ा जाता है, इसे हम अभिलेख कहते हैं। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? अशोक ने। भारत में अगर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए तो भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक ने ही शुरू की थी। अशोक, और इसने कहां से? तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम, ईरान के शासक डेरियस 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 प्रथम से, यानी अशोक ने भी डेरियस प्रथम से जानकारी लेने का प्रयास किया और अभिलेख लिखने की प्रेरणा को शुरुआत की। अब छोटी सी बात समझ में आई, यानी भारत में अभिलेख सबसे पहले किसने लिखा? अशोक ने। वो भी कहां से प्रेरणा लिया था? तो डेरियस प्रथम से, जो इराक का शासक था। और भारत में इसी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1830 के दशक में 1830 के दशक में 30 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। टोटली देखा जाए तो इसने 1838 में इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जबकि ये अभिलेख भारत में 4 भाषाओं में लिखा गया था। 4 भाषाओं में अशोक ने लिखा था, जिसमें से सबसे पहला जो था वो था ब्राह्मणी लिपि, फिर दूसरा जो था पहला ब्राह्मणी लिपि, दूसरा जो था दोस्तों खरोष्टी लिपि, तीसरा अरामाइक और चौथा यूनानी। इन 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख भी कई तरह की छोटी छोटी बातें हमने बताई जो कि एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और अभिलेख के बारे में बनता है। और अब आता है कि जो ये अभिलेख था अशोक का अभिलेख, ये भी कई प्रकार के अभिलेख मिले हैं, इसमें से खास करके हम एक बृहद, एक जो था उसका नाम था शिलालेख। शिलालेख, ये जो शिलालेख जिसे हम पत्थरों पर लिखते थे, इसी को हम शिलालेख कहते थे। और शिलालेख जो होते थे ये 2 तरह का था, एक बृहद शिलालेख और एक बृहद शिलालेख और एक
बृहद शिलालेख, और एक दोस्तों था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, ठीक है, बृहद शिलालेख और स्तंभ लेख। इसके बाद दोस्तों आता है, नहीं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। इसके बाद दोस्तों स्तंभ लेख भी आता है और गुफा लेख भी आता है, पृथक शिलालेख भी होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इन सब लेखों के आधार पर आगे देखा जाए तो स्तंभ लेख भी दो भागों में, बृहद और लघु के रूप में हम पढ़ते हैं। और इन सब जगहों से अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों के बारे में, अशोक के बारे में जानकारियां हमें प्राप्त होती है अलग अलग तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखें तो हम इसे समझ सकते हैं। अगला कार्य, अब इसको देखने के बाद ये हो गया एक जानकारी का स्रोत। चलिए हम आगे इसको थोड़ा लिखित में पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है जेम्स प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अशोक को कहा गया था, अशोक का दूसरा नाम भी था, और अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। कहते हैं कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को अर्थ निकाला, और इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। ठीक है, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और यह अशोक के बारे में बताता है, सिक्कों पर प्रियदर्शी ही शब्द लिखा गया है, यानी मनोहर मुख यानी मुखाकृति वाले राजा का नाम मिला है। तो कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम, कहीं पर अशोक भी मिल जाता है, और इसी के आधार पर ये क्या करता है, उस व्यक्ति की पहचान कर लेता है जिस व्यक्ति का नाम अशोक होता है। और फिर अशोक के अभिलेख को पढ़ करके 1938 में एक नई परंपरा को स्टार्ट कर देता है, और यहाँ से बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है जो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से भी एक माना जाता था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमने इस समय के जानकारी के स्रोत के बारे में आपको बताया कि यहाँ की क्या क्या जानकारियां की स्रोत थी। अब अगले वीडियो में हम महाजनपद से रिलेटेड चीजों को लेकर के आएंगे और उसी को हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बेहतर वीडियो होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।